प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित पाठ मियां नसरुद्दीन पर विचार करेंगे। इस पाठ की लेखिका हिंदी की सुप्रसिद्ध गद्यकार कृष्णा सोबती हैं। हिंदी कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली कृष्णा सोबती का जन्म 18 जनवरी सन 1925 में पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ। आपकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली और शिमला में हुई। उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सन 2017 में जनपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2019 को हिंदी साहित्य आकाश में एक नए भरने वाला महाशून्य पैदा करते हुए हमारी यशस्वी लेखिका कृष्णा सोबती इस संसार से विदा हो गई। जहाँ तक इनकी साहित्यिक रचनाओं का सवाल है तो उनमें उपन्यासों में जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरमम उल्लेखनीय है। कहानी संग्रह में मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त शब्दों के आलोक में, हम हशमत आदि सबचित संग्रह में इनके साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। कृष्णा सोबती की रचनाओं में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों का बड़ा ही यथार्थ और बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। इन्होंने भारत पाक विभाजन, नारी जीवन की व्यवस्थाओं को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। आलोचकों का मत है, स्त्री मन की गांठों को यदि किसी ने खोला है तो वे हैं कृष्णा सोबती, और इस संदर्भ में इन्होंने लीक से हटकर जो कार्य किया है वह इनकी विशिष्ट उपलब्धि है। कृष्णा जी की भाषा शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। कहीं संस्कृत तत्समता है तो कहीं उर्दू का वाकपन है तो कहीं पंजाबी की जिंदा दिली इनकी रचनाओं में एक साथ मौजूद है। आज कृष्णा जी के जिस शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन की बात हम करेंगे उसमें उर्दू के शब्दों की बहुलता है। इनकी भाषा शैली में वर्णनात्मकता विशिष्ट रूप से लक्षित हुई है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह रसहीन है। उसमें चित्रात्मकता, संक्षिप्त संवादात्मकता और कहीं कहीं काव्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। विद्यार्थियों, आज का विवेच्य पाठ मियां नसरुद्दीन इनके प्रसिद्ध शब्द चित्र संग्रह हम हसमत से लिया गया है। इसमें इन्होंने खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र उकेरा है। नानबाई अर्थात रोटी बनाने वाला, तो इसमें आप देखेंगे कि कृष्णा सोबती ने किस प्रकार उनके यथार्थ जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, और ऐसे लगता है कि हम स्वयं मियां नसरुद्दीन से भेंट कर रहे हों। मेरे विचार में पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करने से पूर्व शब्द चित्र के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर लेना उचित होगा। शब्द चित्र या रेखा चित्र गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इसमें लेखक किसी देखे सुने अनुभव से टकराए वास्तविक जीवन की चारित्रिक विशेषताओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करता है। यह कहानी से भिन्न है। कहानी यथार्थ या कल्पना किसी पर भी आश्रित हो सकती है, लेकिन शब्द चित्र में लेखक नायक का वर्णन यथार्थ की पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत करता है। उसमें बनावटी बातों का कोई स्थान नहीं मिलता। यह भी आवश्यक नहीं कि वह शब्द चित्र के मुख्य पात्र की प्रशंसा ही करे। वह उसके प्रति सहानुभूति रखता हुआ भी उसके गुणों दोषों को समान रूप से सजीवता के साथ प्रस्तुत करता है। वह हमारे सामने जीते जागते भलाई बुराई करते हुए मानव स्वभाव की झलक प्रस्तुत करता है। शब्द चित्र का नायक
कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो यह भी आवश्यक नहीं। इसमें किसी अप्रसिद्ध उपेक्षित व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण किया जा सकता है, किंतु एक बात आवश्यक है कि सब चित्र में चित्रित मुख्य पात्र ने लेखक के हृदय का स्पर्श किया हो, तरंगित किया हो, उसके चरित्र और व्यक्तित्व का मानव मात्र के हृदय को संस्कारित करने का सामर्थ्य रखता हो। इसलिए नायक के चरित्र चित्रण में पाठक की भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। शब्द चित्र का लेखक अपने अनुभव के बल पर व्यक्ति विशेष की रूपरेखा, मुद्राओं और चेष्टाओं का यथार्थ अंकन करता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि शब्द चित्रकार व्यक्ति विशेष के प्रति आत्मीयता और सहानुभूति रखते हुए भी उसके चरित्र को सजीवता से और यथार्थता के साथ स्पष्ट करता है और लोक हृदय के निर्माण और मानवता के प्रति अपनत्व का भाव जगाने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, शब्द चित्र के स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी के पश्चात अब आइए प्रस्तुत पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करें। प्रस्तुत शब्द चित्र में लेखिका ने खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका तो खींचा ही है, साथ ही वह यह भी बताने का प्रयास करती है कि हमें प्राचीन कलाओं के प्रति सम्मान और उनमें रुचि का भाव रखना चाहिए, चाहे वह रोटी बनाने की कला ही क्यों ना हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विरासत में प्राप्त अपने ज्ञान और कला को संजोए रखें। मियां नसीरुद्दीन को अपने खानदानी नानबाई होने पर बड़ा गर्व है। विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाना उसका व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि वे उसे एक कला का दर्जा देते हैं, उसे एक कला के रूप में देखते हैं। अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करना उसके लिए सम्मान की बात नहीं है। हुआ यूं कि एक दिन लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास मठिया महल के गढ़ैया मोहल्ले पहुंच जाती। वह एक छोटी सी दुकान पर आटे को गूंथता देखकर रुक जाती है। वह सोचती है कि सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन उसे पता लगता है कि यह प्रसिद्ध नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। लेखिका ने सुन रखा था कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जिज्ञासावश लेखिका अंदर की तरफ झांकती है तो देखती है कि मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। वे पकी हुई उम्र के कुशल कारीगर लग रहे थे। उनकी आंखों में चालाकी और भोलेपन के मिश्रित भाव थे। लेखिका को ग्राहक समझकर वे बुलाते हैं तो लेखिका झिझक के साथ उनसे कहती है कि यदि आपके पास वक्त हो तो कुछ सवाल पूछने हैं। मियां नसीरुद्दीन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए हाँ कह दी। इसके साथ ही यह भी पूछा कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं है। उनकी दृष्टि में सवाल पूछना तो पत्रकारों की शरारत होती है। वे अखबार निकालने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अलग अलग प्रकार की रोटी बनाने की कला कहां से सीखी। मियां को लेखिका के इस साधारण से सवाल की आशा नहीं थी। उन्होंने आंखें तरेरते हुए लेखिका को बताया कि उन्होंने रोटी बनाने का इल्म किसी नगीना साज वाले से, किसी आईना बनाने वाले से, गहनों पर मीना करने वालों से या किसी तेली तमोली से न लेकर अपने पिता मियां बरकत शाही नानबाई से सीखा है। उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लक भी प्रसिद्ध नानबाई थे। इसके बाद लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने पिता या दादा की कोई नसीहत तो याद होगी। तो मियां ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम शुरू किया तो आपके पिता ने कोई न कोई सीख तो अवश्य दी होगी। मियां कुछ सोचने के लिए बीड़ी के 2-3 कश खींचते हैं।
और बुजुर्ग की भांति लेखिका को समझाते हुए कहते हैं कि जब बच्चा शिक्षक के पास पढ़ने जाता है तो शिक्षक उसे अलिफ बे जीम सिखाता है, और दूसरी पढ़ाई वह होती है जिसमें बच्चे को कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में न बैठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बैठा दिया जाता है। तो बताओ उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ? लेखिका इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताती है तो मियां खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। एक, शायद उनको लेखिका की नासमझी और अपने समझदार होने में बहुत खुशी होती है। वे समझाते हुए कहते हैं कि हमने पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, आंच देना सीखा, तभी हम नानबाई का काम सीख पाए। मियां कहना चाहते हैं कि नानबाई बनने के लिए बर्तन धोने, भट्टी बनाने और आंच देने की तीनों जमातों को पास करना जरूरी है। बात को आगे बढ़ाते हुए वे भी कहते हैं कि तालीम बड़ी चीज होती है। मतलब कि जो चीज सिखाई गई है, जिस काम की शिक्षा दी गई है, उसकी तालीम अर्थात उसका पालन किए बिना किसी काम में निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। मियां बहुत उत्साहित है और इसी उत्साह के प्रभाव में वो लेखिका को अपने खानदानी नानबाई होने की बात बताते हैं। इस पर लेखिका पूछती है कि आपने खानदानी नानबाई होने की बात कही है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं जो खानदानी हैं? मियां की आंखों से लगता है कि उन्हें लेखिका का यह प्रश्न नागवार गुजरा। वे लेखिका को घूरते हुए बताते हैं कि नानबाई तो बहुत हैं लेकिन खानदानी नहीं है। एक पुराने प्रसंग को साझा करते हुए वे यह भी बताते हैं कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जिसे बादशाह ने खूब खाया और सराहा भी। इस जानकारी से लेखिका की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने मियां से उस पकवान का नाम पूछ लिया, लेकिन मियां शायद इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपनी बुजुर्गों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए यह काल्पनिक प्रसंग गढ़ दिया हो। अतः मियां ने रुखाई से कहा, बस इतना समझ लो कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। कहने का अर्थ है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वह रोटी बना सकता है। मियां नाराज होकर बातचीत के क्रम को बीच में ही न तोड़ दें, यह सोचते हुए लेखिका उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। वे उस बादशाह का नाम पूछती हैं जिनके वहां मियां के बुजुर्ग काम करते थे। मियां लेखिका को झिड़कते हैं और बादशाह का नाम नहीं बता पाते। वे लेखिका की खिल्ली उड़ाते हुए उनसे ही पूछते हैं, क्या उन्हें बादशाह को कोई चिट्ठी लिखनी है, कोई रुक्का भेजना है? क्या डाकिये को बादशाह का नाम और पता होना जरूरी है? जब लेखिका बादशाह जफर का नाम लेती है तो मियां खींचकर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी ओर सवालिया नजर से देखकर वे कारीगर का नाम उसे भट्टी सुलगाने के लिए लेते। शायद वो इस प्रसंग से बचना चाहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती है, लेकिन मियां के चेहरे पर किसी दुखद घटना की याद को छुपाने के प्रयास को देखते हुए अपने आप को रोक लेती है। कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शागिर्द हैं, क्या ये आपके शिष्य हैं? मियां बताते हैं कि वे शागिर्द मात्र नहीं हैं, वे उन्हें 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी देते हैं। इस विषय में अब उनकी दिलचस्पी समाप्त हो रही थी। अतः लेखिका से छुटकारा पाने के लिए वे लेखिका से कहते हैं कि वे अपनी भट्टी पर बाकरखानी, शीरवाल, ताफ्तान, बेसनी,
खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबाद, तुर्की आदि रोटी बनाते हैं और वे एक दिन लेखिका को तुर्की रोटी खिलाएंगे। तुर्की पापड़ से भी अधिक पतली होती है। तुर्की रोटी का नाम आने पर मियाँ मानो अतीत की याद में डूब जाते हैं और गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह समय चला गया जब लोग खाने पीने की इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकाली, खाई और हो गई हजम। एक सार रूप में आदर्श वाचन के पश्चात आइए अब हम पाठ के अभ्यास के प्रश्नों पर बातचीत करें। पहला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? लेखिका के साथ बातचीत के क्रम में मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि उन्होंने नान भाई का इल्म अपने परिवार की परंपरा से प्राप्त किया है। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नान भाई गढ़ैया वाला के नाम से और उनके पिता यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन के दादा मियाँ कल्लन आला नान भाई के रूप में प्रसिद्ध थे। उर्दू में आला का अर्थ होता है श्रेष्ठ या वरिष्ठ। उनके बुजुर्ग शाही बावर्ची खाने में काम करते थे तथा बादशाह को नई नई चीजें बनाकर खिलाते थे। स्वयं मियाँ नसीरुद्दीन भी 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। अगला प्रश्न, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास मठिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ गई थी। वहां उसने एक बिल्कुल सामान्य सी अंधेरी दुकान पर देखा कि पटपट की आवाज के साथ आटा गूंथा जा रहा है। वह सोचती है शायद सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन पूछने पर पता लगता है कि यह प्रसिद्ध खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए लेखक का जानना चाहती हैं कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का ज्ञान या प्रशिक्षण कहां से प्राप्त किया है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी। अगला प्रश्न देखें, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से यह पूछा कि लोग उन्हें खानदानी नान भाई क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके पिता शाही नान भाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा मियाँ कल्लन आला नान भाई के नाम से जाने जाते थे। उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ रोटी बनाने का काम करते थे, जिसका मियाँ को बहुत ही गर्व है। उनके बुजुर्ग से बादशाह ने एक बार एक ऐसी चीज बनाकर खिलाने का आदेश दिया जो बिना आग और बिना पानी के पके। बादशाह ने कहने पर मियाँ के बुजुर्गों ने वह चीज बनाकर खिलाई, जिसे बादशाह ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जब लेखिका उनसे उस चीज का नाम और बादशाह के बारे में पूछती है तो मियाँ नहीं बता पाते। वे कहते हैं कि बस यह समझ लो कि एक कहावत के अनुसार खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका जब जोर देकर बादशाह का नाम पूछती है तो मियाँ जी नाराज हो जाते हैं। उन्हें किसी बादशाह का नाम याद नहीं था। अब मियाँ के पास बताने के लिए कुछ शेष नहीं था। लेखिका ने जब बहादुर जफर का नाम लिया तो उन्होंने खींचकर कहा कि यही नाम लिख लीजिए। मियाँ के पास लेखिका के सवालों का कोई उत्तर नहीं था। यही कारण है कि लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। अगला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए
इसे स्पष्ट कीजिए। मियां नसरुद्दीन ने अपने आप को खानदानी नानबाई होने के प्रमाण के रूप में बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ काम करते थे। जब लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें किसी बादशाह का नाम याद नहीं था। अतः इस प्रसंग से बचने के लिए वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती है, किंतु मियां के चेहरे पर क्रोध मिश्रित पीड़ा के भाव देखकर इस विषय में कुछ नहीं कहती। वह वहां काम करने वाले कारीगरों के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं, मतलब कि क्या ये आपके यहाँ काम सीख रहे हैं। मियां स्पष्ट करते हैं कि ये केवल शिष्य नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी भी देते हैं। उनके यहाँ बनने वाली रोटियों के बारे में पूछने पर वे बेमन से रोटियों की विभिन्न किस्मों का नाम गिनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके यहाँ बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुर्की आदि रोटियां बनाई जाती हैं। तो पाठ में मियां नसरुद्दीन का शव चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। 70 वर्षीय मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई हैं। उन्हें नानबाई होने का इल्म अपने बुजुर्गों से विरासत में मिला है। उन्हें बीड़ी पीना अच्छा लगता है। मौसम की मार से उनका चेहरा पक चुका है। वे शाही अंदाज में सिर हिलाकर बात करते हैं। वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। मियां नसरुद्दीन को अपने बुजुर्गों की पाक कला में निपुणता और बादशाह से उनका संबंध होने पर गर्व है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने की स्थिति में वे बीड़ी का कष्ट लगाने लगते हैं और बातचीत का विषय ही बदल देते हैं। मियां नसरुद्दीन की इन चारित्रिक विशेषताओं में निसंदेह कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के किसी भाव को साकार पाएगा। यही कारण है कि लेखिका ने उनके व्यक्तित्व के गुण अवगुण मिश्रित रूपरेखा का जो अंकन किया है वह निसंदेह ही पाठक के हृदय को तरंगित रखने की क्षमता रखता है। पाठ के आसपास शीर्षक के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत की गई है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। जैसा कि पाठ के आरंभ में शव चित्र के स्वरूप पर बातचीत करते हुए बताया गया था कि शव चित्रकार का लेखक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रचना के मुख्य पात्र या नायक की प्रशंसा करे। वह यथार्थ के धरातल पर जीते जागते भलाई बुराई करते हुए मानव का चित्रण करता है। यहाँ पर भी लेखिका ने मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है जो हमें आकर्षित करते हैं। मियां नसरुद्दीन की अनेक बातें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं और मन को गुदगुदाती भी है। उनका शाही अंदाज में सिर हिलाना और लेखिका के प्रश्नों के लिए समय निकालने की बात कहना उनके शाही व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। उनके द्वारा अखबार बनाने पढ़ने वालों को निठल्ला कहना और नानबाई का काम सीखने का ढंग बताना पाठक को हंसने के लिए विवश कर देता है। मियां द्वारा अपने बुजुर्गों की प्रशंसा में बादशाह से संबंधित प्रसंग सुनाना और लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पता पूछने पर चिट्ठी रुक्के की बात करना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न,
तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। पहले तालीम शब्द का अर्थ शिक्षा, सीख या प्रशिक्षण है। दूसरे तालीम शब्द का अर्थ है पालन करना, क्रियान्वयन करना। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द के स्थान पर पालन करना शब्द को रख कर कह सकते हैं कि तालीम या शिक्षा का पालन करना ही बड़ी चीज होती है। अगला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? पुराने समय की तुलना में वर्तमान समय की पीढ़ी के लोगों के सामने व्यवसाय के अनेक विकल्प हैं। आज हम देखते हैं कि बैंकिंग, बीमा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर निर्माण आदि व्यवसाय के अनेक क्षेत्र खुल गए हैं। अतः आज का युवा अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दूसरे पारंपरिक व्यवसायों में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आज कृषि क्षेत्र दबाव में है। इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। अतः लोगों का कृषि से मोह छूटता ही जा रहा है। संचार के तीव्रतर साधनों ने युवाओं के लिए देश ही नहीं विदेश के द्वार भी खोल दिए हैं। इसीलिए वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। अगला प्रश्न, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? वह तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। प्रिय विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अखबार या समाचार पत्र सूचना प्राप्ति का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। अखबार के माध्यम से हमें देश विदेश के समाचार के साथ विभिन्न विषयों, राजनीति, साहित्य, मनोरंजन, खेलकूद, स्वास्थ्य आदि पर विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखित लेख पढ़ने को मिलते हैं। समाचार पत्र निर्माण में अखबार नवीस यानी पत्रकार की विशेष भूमिका होती है। उसे सूचना व समाचार एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर जाना पड़ता है। विशेष रिपोर्टिंग के लिए उसे कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। वह सर्दी गर्मी धूप ताप की चिंता किए बिना अपना कार्य करता है। समाज को सामयिक समस्याओं से अवगत कराना व जागरूक कराने का दायित्व भी पत्रकार निभाता है। लोकतंत्र में तो निष्पक्ष पत्रकारिता उसका प्राण है। अतः हम मियां नसरुद्दीन के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि अखबार तो खोजियों की खुराफात है। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के साथ ही पुस्तक के अंत में भाषा की बात शीर्षक के अंतर्गत कुछ भाषा संबंधी गतिविधियां दी गई हैं, जिनका सम्यक ज्ञान होने पर निसंदेह हमारे भाषा ज्ञान में वृद्धि होगी। आइए इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। हमें इन 4 वाक्यों का अलग अलग प्रसंग में प्रयोग करना है। पहला वाक्य है, पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, विद्यालय के खेल मैदान में बाहरी लोगों का खेलना मना था। एक दिन हमने साहस करके वहां के चौकीदार से खेलने की अनुमति मांगी
तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पंचहजारी अंदाज में सिर हिला दिया। अगला वाक्य है, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। इसका भी प्रयोग देखें। जब हमने 4-4 आम खाने के बाद 5वां आम लेने के लिए टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पिताजी ने अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अगला वाक्य, आ बैठे उसी ठिये पर। इसका प्रयोग देखें। मैंने रमेश को खूब समझाया कि नया व्यवसाय करना आसान काम नहीं है, किंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। अंततः उसे अपने पिताजी के ठिये पर ही बैठना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग उदाहरण मात्र है। आप घर पर इसका स्वयं अभ्यास करें और इस प्रकार के अन्य उदाहरण पाठ से या अन्य पाठों से खोजें तथा उनका प्रसंगानुकूल वाक्यों में प्रयोग करें। निसंदेह ही इससे आपके भाषा ज्ञान में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न, बिटर बिटर देखना वाक्य में देखने के एक खास तरीके को प्रकट कर किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों के वाक्य बनाइए। उदाहरण देखेंगे। टेढ़े टेढ़े देखना, यह भी एक देखने का तरीका है। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। टेढ़े टेढ़े देखने से काम नहीं चलेगा, मेरी बात मानो और काम पर लग जाओ। दूसरा उदाहरण देखें। टुकुर टुकुर देखना, वाक्य प्रयोग, भिखारी मिठाई खाते हुए बच्चों को टुकुर टुकुर देख रहा था। अगला उदाहरण देखिए। टकटकी लगाकर देखना, राहुल जादूगर के करतबों को टकटकी लगाकर देख रहा था। चोरी चोरी देखना भी देखने का एक खास तरीका है। इसका वाक्य प्रयोग देखें। सभा में बैठकर किसी को चोरी चोरी देखना मर्यादा विरुद्ध है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है बताइए। विद्यार्थियों, कई बार लेखक किसी अर्थ विशेष पर बल देने के लिए शब्द क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। इससे भावों की गंभीरता और संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। पाठ से कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं, देखेंगे। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। आपने देखा है कि व्याकरण के अनुसार यहां ठीक शब्द क्रम का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक शब्द क्रम होगा, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। इसी प्रकार निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, इसको इस प्रकार कह सकते हैं, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। तीसरा, दिमाग में चक्कर काट गई है बात। व्याकरणिक रूप देखिए, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। इसी प्रकार रोटी जनाब पकती है आंच से, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जनाब रोटी आंच से पकती है। ये इन वाक्यों का व्याकरण के अनुसार ठीक शब्द क्रम है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। अतः पाठ के स्वरूप, पाठ की विधा और पाठ के निहितार्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि आप इस पाठ का अध्ययन स्वयं करें। आप सभी ने ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।